नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार के खास शो थर्ड डिग्री और मैं हूं निश्चित दुबे और हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव बने आरजेडी की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू ने लगाया परिवारवाद का तंज। पटना नीट केस में एफएसएल के रिपोर्ट से कंफर्म हुआ दुष्कर्म, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी सख्ती, मनियारी थाने में 5200 लीटर अवैध विदेशी शराब पर बुलडोजर वार। अब खबरें विस्तार से। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यह फैसला लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में लिया गया, जो पार्टी में जनरेशनल शिफ्ट को दिखाता है। बैठक पटना के एक होटल में हुई जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल थे और इस पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के कई सक्षम नेता होने के बावजूद 22 मुकदमे के आरोपी तेजस्वी को पिता की कुर्सी सौंप दी गई। व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोठी का धन ऊ कोठी में डाल दिया गया है। उन्होंने पार्टी में उदय नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम जैसे अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाया। नीरज कुमार ने बैठक स्थल पर भी तंज कसा है कि आरजेडी के पास आलीशान मकान है, फिर भी बीमार लालू को होटल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। उन्होंने तेजस्वी से रमीज खान और देवा गुप्ता के बारे में भी सवाल किया और रोहिणी आचार्य के बयान का भी हवाला देकर घुसपैठियों पर सफाई मांगी। जेडीयू ने इसे अपराधियों को संरक्षण और चापलूसी को बढ़ावा देने वाला बताया। आरजेडी में जहां एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जेडीयू ने इसको आड़े हाथ ले लिया। जेडीयू का सीधा आरोप है कि एक आरोपी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि पार्टी में पहले से ही बहुत मजबूत और बहुत जिम्मेदार नेता पहले से ही मौजूद है। बावजूद इसके एक आरोपी को पावर शिफ्टिंग क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर है जी। कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा भले ही आज हुई, लेकिन वो काम पहले से ही राजद अध्यक्ष के तौर पर कर रहे हैं और पूरा पावर लालू का कहा जाए तो तेजस्वी के पास ही है। लालू यादव कहने के लिए जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब ऑन द पेपर तेजस्वी यादव आ गए कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन ये कुर्सी खतरे में है, ये तय मानिए। क्योंकि जिस तरीके से शिवानंद तिवारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, लालू के साथ काम किए हैं, जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार तेजस्वी यादव से डिफरेंट साउंड में बोलते रहे हैं, उनसे हमेशा कहीं कहीं नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। चाहे सदन में वो नहीं रहते तेजस्वी यादव, तब यूरोप चले जाते हैं, फिर सीधे से घर चले जाते हैं, कार्यालय में भी नहीं जाते। तो इन नेताओं को लगता है कि दशकों तक हमने राजनीति की और ये छोटा सा बच्चा आकर हमें ज्ञान देने लगा। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं, रामचंद्र पूर्वे हैं, आलोक मेहता हैं, शिवचंद्र हैं, तो ये सब के सब बिखरे हुए हैं कि अब ये हमें आदेश देंगे। और लालू यादव को यही दिखे थे जो 22 मामले का आरोपी जो बता रही है अगर आज बीजेपी, तो यूं ही नहीं है, इसमें कुछ झूठी बातें नहीं हैं। तमाम तरह केस, चाहे वो आईआरसीटीसी घोटाला का मामला हो, चाहे वो लैंड फॉर जॉब मामला हो, तो मिट्टी घोटाला का मामला हो, पटना चिड़ियाघर का मामला हो, कई तरह के आरोप लालू फैमिली झेलती रही है। और इसमें तेजस्वी यादव हारते हैं इन्हीं सारी चीज़ों पे। कट्टा सरकार और जंगल राज की वापसी, जंगल राज पार्ट 2, इन्हीं सारी चीज़ों पे जब एनडीए सरकार काउंटर करती है तो तेजस्वी हार भी जाते हैं, 25 सीटों पे सिमट जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि नेताओं को क्या ये पच रहा है? लालू ने चालाकी से तो की, पावर शिफ्ट करने की कोशिश की है कि मैं अभी अध्यक्ष हूँ, धीरे धीरे इन बड़े नेताओं को तेजस्वी की आदत लग जाएगी। वे मान लेंगे कि तेजस्वी हमारे नेता हैं, तब तक साल 2 साल तक 28 तक तो मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने के लिए सही। लेकिन जब उनकी नाराजगी कुछ होगी तो वह हमारे से कहेंगे, हम सुनेंगे और इस तरीके से धीरे से पावर शिफ्ट कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, रहती चुनाव को लेकर अगर देखा जाए, चुनाव को तो अभी आने नहीं है, तो तेजस्वी को बहुत बड़ा फैसला लेना नहीं, तब तक से इन नेताओं के माध्यम से ही इनको राजनीति का कहरा पढ़ा दिया जाएगा, इनको
पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो तेजस्वी और निखर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि पार्टी कैसे बांधेंगे जब परिवार ही नहीं बांध पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य अलग हमलावर हैं और ये साफ साफ पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट गुट है उनके साथ हैं। वो बता दे रही हैं कि भाई ये तो कठपुतली शहजादे हैं, इशारों पे काम करते हैं। संजय यादव के, रमीज नेमत खान के, हिस्ट्री शीटर देवा गुप्ता के, जिनके ऊपर हत्या मतलब मर्डर आरोपी ये लोग हैं, 2 लोग। तो रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता अगर हत्या आरोपी हैं तो इनके साथ लेकर तेजस्वी चले, फिर हम उनके साथ तो नहीं चल पाएंगे। सारे असंतोष के बादल हैं जिनको कहीं कहीं लीडरशिप दे रही हैं रोहिणी आचार्य। तेज प्रताप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बहुत सही कह रही हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी के चारों पैर को लेकर हिला रहे हैं और तेजस्वी यादव पे एक तरह से शुरू से ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा का मौत के मामले में एफएसएल रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कपड़ों से मेल स्पर्म पाए गए हैं और पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी की गई है केस को गुमराह करने को लेकर के। पहले केस को सुसाइड बताया गया, फिर अब ये रिपोर्ट सामने आ रहा है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुए हैं, जबरदस्ती हुई है और उसके बाद उनके साथ अनैतिकता भी की गई है। सर, पहले तो पुलिस ने इस पूरे मामले को गुमराह किया, घुमाया, सुसाइड का नाम दिया, ओवरडोज का नाम दिया, और अब जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आती है तो ये पता चलता है कि छात्रा ने बहुत स्ट्रगल किए हैं, कपड़ों पे इसके स्पर्म पाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, इस मामले से ये साफ साफ समझ में आ रहा है। जिस तरीके से 2 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, रोशनी कुमारी को, हेमंत झा को, इन लोगों ने कहीं ना कहीं सुशासन बाबू के पूरी सरकार को दगदार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि पुलिस हर घर में पैर तो नहीं सकती, हर मामले को रोक नहीं सकती, जहां गलत होना होगा गलत होगा, लेकिन एक मैसेज दिया जा सकता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो खैरियत नहीं है। और नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ने ये मैसेज दे दिया है। जिस तरह से आईजी के तत्वाधान में सब कुछ जांच चल रही है, सीआईडी ने जो काम किया और फिर एसआईटी को जिस तरीके से एसएफएल रिपोर्ट दिया गया, वो साफ साफ बता रहा है कि गुनहगार चाहे कोई भी हो बचेगा नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि शुरू में पुलिस ने और खुद एसीपी ने, तेज तर्रार आईपीएस हैं, दूसरे पर अटेम्प्ट में ही आईपीएस कंप्लीट कर लिए थे, अविनाश कुमार, उन्होंने कैसे इसमें हिला हवाली की, कैसे इन सारी चीज़ों से चूक गए। और जरूरत है जो हॉस्टल का मालिक है उसको पकड़ने की, सही तरीके से पूछने की। गिरफ्तार तो है ही, मनीष रंजन को जब तक कड़ाई के साथ पूछताछ नहीं की जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आ रही हैं, और जब तक कड़ाई से पूछताछ नहीं होगी इसमें, और कोई नेता हो, कोई अफसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे अन्य नेता हो, लगातार ये कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता का बेटा इसमें है। और ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं कपड़े धो दिए गए थे, क्या किए गए थे, ये चीजें तो दिख नहीं रही थी, अब क्यों दिखने लगी, अब क्यों इस सारे रिपोर्ट में सारी चीजें आ गई। तो इसमें बड़ा सवाल है कि क्या फिर से पटना में शिल्पी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि जब तक सही तरीके से जांच और स्ट्रिक्टली जांच नहीं होगी इस बच्ची के साथ न्याय नहीं मिलेगा, ये भी तय है। दूसरी बड़ी बात कि आपको ये मैसेज देना होगा कि गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार हो उसको सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाई है, वहाँ जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों उतनी ही बड़ी हो जाती है जितनी बड़ी जीत उससे भी बल्कि बड़ी। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं से भी कोई भी हिला हवाली होती है तो सीधे सीधे एनडीए सरकार पर, सम्राट चौधरी पर उंगली उठेगा। और जरूरत इस बात की भी है कि जल्द से जल्द मामले के तह तक पहुंचा जाए, और चाहे कितनी भी बड़ी गिरफ्तारी की जरूरत पड़े उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो बच्चियां पटना में अपने सपनों को लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के सपना लेकर आई हुई हैं, उन परिवारों को आप भरोसा में रखें, भरोसा दें कि उनकी बच्चियां सेफ हैं और वे अपना सपना लेकर ही अपने घर को लौटेंगी। अन्यथा दाग वो लगेगा जिसको लेकर खुद एनडीए सरकार हमेशा हमलावर रही, तेजस्वी यादव पे, लालू यादव के जंगल राज पे,
तो कम से कम आपको अपना पिंड छुड़ाना है, बेहतरीन शासन देना है, सुशासन का की सरकार को आज भी एस्टैब्लिश करना है, इस नैरेटिव को सेट करके रखना है, तो आपको इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में बिहार की शराबबंदी नीति को सख्ती से लागू करने के पुलिस और उत्पाद विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मनियारी थाना परिसर में लगभग 5200 लीटर अवैध विदेशी शराब को जब्त कर खेप पर बुलडोजर चला करके नष्ट कर दिया। सर, ये तो बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां पर लगातार शराब की खेपें बरामद की जा रही है, अब उन बोतलों को बुलडोजर से नष्ट किया गया है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, जब चुनाव हो रहे थे, तो देखिए चुनाव से पहले भी 2005 से भी हम बात करें जी, तो नीतीश की कोर वोटर रही हैं महिलाएं, और नीतीश को ये अपना अभिभावक की तरह देखती हैं। चाहे वो कम एज की बच्चियां हों, जिनको पोशाक मिलता है, साइकिल मिलती है, आराम से एक लय में बच्चियां जब पोशाक पहन के साइकिल चलाते हुए जाती हैं, तो बिहार का वो दृश्य सच में एक बिहारी होने के नाते हम लोग महसूस कर सकते हैं कितना सुंदर लगता था। पहली बात। दूसरी बात कि जो महिलाएं हैं, उनके हाथ पे जब नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये रखे, तो पूछिए कि जो 2-3 केजी सब्जियां लेके एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे जो महिलाएं बैठती थीं, और बगल से 120 की स्पीड में, 100 की स्पीड में जब गाड़ियां गुजरती थी, कैसे जान हथेली पर रखकर 150 कमाने के लिए वो महिलाएं बैठती थीं। उनके हाथों पे 10,000 रुपये, फिर 50-50 हज़ार की 4 किस्तें, फिर 2 लाख रुपये, फिर 10 लाख रुपये की भी बात। तो ये साफ साफ बताने के लिए काफ़ी है कि महिलाएं नीतीश को कैसे देखती हैं। और महिलाओं को लेकर नीतीश ने भी आज जो शराबबंदी कर रखी है, और धड़ल्ले से शराब को लेकर जो लोग सप्लाई कर भी रहे हैं बिहार में कुछ लोग, क्योंकि उपद्रव को बंद तो नहीं किया सकता, पूरी तरह खत्म तो नहीं किया सकता, लेकिन अंकुश लगा सकता है। और इसमें जिस तरह से बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो कभी ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कभी आज की जो घटना मनियारी थाना वाला हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज बता रही हैं कि नीतीश ने ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का शिकार हम नहीं होने देंगे। ऐसा कोई भी पुरुष जो शराब पीकर आए, महिलाओं को मारे, पीटे या घरेलू हिंसा का शिकार करे, उनके हाथों पे जो पैसा नीतीश सरकार ने दिया है वो पैसे भी छीन ले, ये नहीं होने देंगे। और ये इकबाल बताता है कि कैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वावलंबन को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, पंचायती राज में भी 50% आरक्षण दिया, और महिलाओं को इतना मजबूत किया कि उनको अपने पतियों के सामने, अपने बेटों के सामने हाथ नहीं फैलाना होता था कि चलो आज बाजार जाना है, हमारे कुछ पर्सनल चीज़ें खरीदनी है, 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। आसान से वे अपना खर्च उठाती हैं, अपने बच्चों के मांगने पर भी, उनके चॉकलेट के लिए, उनके छोटे मोटे पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए भी वो 10, 20, 50 रुपये रखती हैं। तो सोचिए बिहार का ये महिला समाज कितना बदल चुका है। और इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए भी तेजस्वी यादव ने कितना भी बड़े बड़े वादे किए कि नहीं जीविका दीदियों को मैं 30,000 रुपये दूंगा, परमानेंट कर दूंगा, तमाम तरह की बातें की, हर घर में एक नौकरी दूंगा, लेकिन महिलाओं ने भरोसा नहीं किया कि नहीं, नीतीश चाचा जो कर रहे हैं, हमारा विश्वास उस पर है, और नीतीश जो कहते हैं वो करते हैं, करते आए हैं। और 2005 से नीतीश कुमार को महिलाएं घर से निकल के पुरुषों की तुलना में, इस बार भी 8-9% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट किया, और नीतीश कुमार को 42 से 85 सीटों तक काबिज कराया। सोचिए आज की डेट में कितना बड़ा फैसला महिलाओं का। तो इसीलिए ये जो बड़ी कार्रवाई है, इसमें साफ साफ नीतीश सरकार का, एनडीए सरकार का मैसेज है, जो कि पूरे भारत में जा रहा है कि महिलाओं के डेवलपमेंट से, महिलाओं के स्वावलंबन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और शराब की हजारों करोड़ों रुपए की बोतलों को चकनाचूर करना होगा, बुलडोजर चलाना होगा, तो उसमें हम हिचकेंगे नहीं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, धन्यवाद। तो ये थी 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलग रही है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के भी हैं, जिसे बिना दबाव के, बिना किसी पक्षपात के हमने आपके सामने रखा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।